Hello everyone and welcome to my channel. My name is Lalit Chauhan and I'm your chemistry teacher. आज बच्चों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस टॉपिक की डिमांड मेरे पास इतनी ज़्यादा डिमांड मेरे पास आ रही थी कि मैंने कहा कि चलो पहले इसी को रिकॉर्ड करते हैं। उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह यह है कि बच्चों अगर आपने मोल नहीं किया तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में आने वाले हैं। एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपका सांस लेना दूभर हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूं आपको। क्योंकि अगर आपने मोल कर लिया तो आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लिए, और केमिस्ट्री के अंदर अगर कुछ है तो वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, है ना। आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे कमांड कर दिया तो एक चैप्टर आएगा, उसका नाम है सॉल्यूशन चैप्टर। तो आप सॉल्यूशन चैप्टर कर सकते हैं बिकॉज सारा का सारा चैप्टर ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे ही बेस्ड है। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम कहां पढ़ेंगे? मोल के अंदर पढ़ेंगे। भाई मैं तो बहुत ज्यादा मानता हूं इस बात का कि मैं केमिस्ट्री का एक्चुअली बहुत बड़ा फैन हूं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री पढ़िए और सॉल्यूशन लीजिए हर प्रॉब्लम का। जो भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में डालिए और निजात पाइए अपनी समस्या से। गेटिंग इट? नाउ अगेन, अगर आपने मोल किया है तो आप समझ लीजिए कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ गया है, क्योंकि बहुत कुछ इसका मोल पर ही भी आधारित है। सेकेंडली, अगर आपने मोल कर लिया और केमिकल कर लिया तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम भी कर सकते हैं। अगर आपने मोल नहीं किया तो आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कई सारी टॉपिक्स है जो समझ में नहीं आएंगे। आप थर्मोकेमिस्ट्री की एक भी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये नहीं किया। नॉट ओनली दिस थिंग, अगर आपने मोल नहीं किया तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is actually the culmination of concentration terms, solution chapter, chemical equilibrium, ionic and thermodynamics। तो इस चैप्टर के अंदर तो हमारे सारे के सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो अगर आपने मोल नहीं किया तो आप ये सारे टॉपिक्स आप भूल जाइए। आप आधा अधूरा ज्ञान लेके इधर उधर भटकते रहेंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपका कभी स्कोर नहीं आएगा और आप हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे कि केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस नहीं है, इसे हमारा करने का तरीका गलत है। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं प्रॉब्लम लेके। तो तीन तरीके के बच्चे आते हैं मेरे पास। पहला तरीका होता है कि बच्चे आते हैं कि सर हमें केमिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन होता है उनका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए। भाई ठीक है भाई, पहली बात तो बता दूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मुझे आयनिक करना है, आयनिक इक्विलिब्रियम, और आई डोंट वांट टू डू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो देन फॉरगेट डूइंग आयनिक इक्विलिब्रियम। Sir, chemical equilibrium I find little bit difficult, but I want to do ionic equilibrium. No, it is not possible. The reason is that कि ionic equilibrium का बहुत सारा हिस्सा chemical equilibrium के अंदर ही कवर किया जाता है, और आपको अगर ये नहीं आता तो आपको यहां पे बहुत दिक्कत होने वाली है। आगे ना आप सोच रहे हैं कि सर मुझे बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा डर लगता है बट मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, तो आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिना थर्मोडायनेमिक्स को समझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 50% पार्ट आपको समझ में भी नहीं आएगा। यस और नो? तो आप ऐसा ना करें। देखो होता क्या है कि कई बच्चे जो है 8th 9th और 10th क्लास के अंदर क्या करते हैं, दे हैव अ स्ट्रेटजी, a faulty strategy कि they will rather prefer कि sir I will do chapter number 1, chapter number 2, sir 3 is difficult so I'll leave it, है ना, I'll do it maybe later on, 4th is easy but 5 and 6 I'll again leave। अरे होता क्या है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि जब हमारा जो क्लास शुरू होता है तो शुरू में हमारे पास बहुत सारा जोश होता है कि यार इस बार तो 8th क्लास में नया एडमिशन आया है हमारा और हम इस बार 90% तो लेकर ही आएंगे। भाई जैसे जैसे दिन जाते हैं हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारा जोश है, वो सब ठंडा पड़ जाता है और हम वापस से अपने पुराने ट्रैक पर आ जाते हैं, जहां पर कि हम प्रोकास्टिनेशन में लग जाते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, होमवर्क का क्या है, मैम को पटा लेंगे, सर को पटा लेंगे, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते फिर, और फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं किससे? अपने टारगेट से। जो 90% हुआ करता था धीमे धीमे घट के वो 80% तक आ जाता है, और अगर आपका जोश और ठंडा पड़ गया तो ये 70% तक आ जाता है। और अगर मान लो कि आप बिल्कुल ही नकारा हैं और आपका बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, तो आप सोचते हैं कि भैया जैसे तैसे करके मैं पास हो जाऊं, मैं बाद में देखूंगा इस चीज को। तो अब जब आप ऐसे सोचते हैं तो ऑब्वियसली आप सारा सिलेबस तो नहीं कर पाएंगे,
तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ चैप्टर्स करेंगे, कुछ चैप्टर्स आप छोड़ देंगे। यहां पर 8th 9th 10th में चल जाएगा, क्योंकि आपको उन चैप्टर्स की जो कनेक्टिविटी है वो उतना समझ में नहीं आती है ना, और उतनी होती भी नहीं है बच्चों। लेकिन जब आप 11th में आते हैं और आप 12th में आते हैं तो ये जो सिलेबस है थोड़ा डिफरेंट है 11th 9th and 10th से। और स्पेशली अगर आप 11th 12th के साथ आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो और दिक्कत है, क्योंकि कंपटीशन या एंट्रेंस एग्जाम ये नहीं सोचता कि आपने कौन सा चैप्टर किया है नहीं किया है। दे नो द स्पिरिट ऑफ सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की एक स्पिरिट होती है। जैसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, अगर आपने मोल नहीं पढ़ा है तो मोल से रिलेटेड है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। जैसा कि मैंने बताया आपको, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लेंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन और मोल कर लेंगे तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम कर लेंगे, और आप साथ साथ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कर लेंगे। अगर आपने केमिकल भी किया हुआ है तो आयनिक में पकड़ आपकी स्ट्रॉन्गर बन जाएगी, है ना। और अगर आपने थर्मो किया हुआ है, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स किया हुआ है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको इस चैप्टर को और इस चैप्टर को समझने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट यू विल फॉल इन लव विद दीस चैप्टर्स। ना केवल ये, आपने ये सब किया है तभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के लिए ये सब करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन सारे के सारे चैप्टर्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाँ कि ना। तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। अगर आपने कहा कि भाई आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो आप ये मान लीजिए कि आपने लिंक तोड़ दिया है। आपने लिंक तोड़ दिया। कुछ ऐसे ही मान लो कि आप एक बहुत अच्छी कोई मूवी देख रहे हो और बीच का आधा घंटा आप नहीं देख पाए, तो आपका लिंक टूट जाएगा। खासतौर से अगर ये सस्पेंसफुल मूवी है तो, है ना। तो ये सब्जेक्ट करना भी किसी सस्पेंस से कम नहीं है ना। न जाने कौन सा खुलासा कहां पर हो जाए, यू नेवर नो दैट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि हर सब्जेक्ट की एक स्पिरिट है, एक सोल है, उस सोल को किल मत करिए। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर आप अपने उस फॉल्टी थॉट प्रोसेस के साथ कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बता दूं ये गलत हो जाएगा। आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों। और आप सिलेक्शन तो दूर की बात है, आपका अगर आपने 2 साल की कोई 2 इयर्स की कोई कोचिंग ली हुई है तो 2 साल यहां पर गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपके दिमाग में फिर उल्टे सीधे ख्याल आएंगे और वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, ना ही आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छे हैं। तो आप ऐसा ना करें, हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। एवरी चैप्टर इज इंटरलिंक्ड। ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं थर्मो मैं नहीं करूंगा एंड आई डू आयनिक इक्विलिब्रियम, आई डू केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आई डू इलेक्ट्रो ऑल्सो, आई डू सॉल्यूशन ऑल्सो। ये नहीं हो सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर एक सवाल आता है कि इन सब के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं या जो प्रोसेस है, क्या वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। इसका जवाब मिलता है आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। आपको ये पता ही नहीं है, आप कभी इसको अप्रिशिएट कर ही नहीं पाओगे, और आप लगातार केमिस्ट्री को रटने की कोशिश करोगे। तो मैं कई बार सुनता हूं बच्चों से कि सर केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट वेयर आई हैव टू मग अप अ लॉट, बहुत सारा याद करना पड़ता है और सर बहुत मुश्किल है। गलत है, तरीका गलत है उनका। सब्जेक्ट तो खैर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, दैट तो आई कैन अश्योर यू। बट इसको सही करने का तरीका अपने को आना चाहिए। आप कोई भी चैप्टर को स्केप ना करें। अगर कोई डाउट आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो आप अपने टीचर से बात करें, है ना। टीचर्स आपकी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई अच्छा दोस्त है, पढ़ने वाला दोस्त है आपका, उसके जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े से आपसे बेहतर हैं, तो आप उससे बात करें, है ना। अगर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर लाइक देयर आर 5 फ्रेंड्स इन योर सर्कल और इनमें से किसी को भी वो टॉपिक नहीं आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक रॉन्ग सर्कल के अंदर हैं। कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू सिट विद। जितने लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, आपकी सोच भी उतने ही दायरे में सीमित होकर रह जाती है। Yes or no? If you are the smartest person in the room, get the hell out of the room right now. सही जगह नहीं है आपके लिए, है ना। Get in touch with the smart people who know more than you and who can teach you certain things. तो जिंदगी में सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही एक तरीका है। अगर आपको लगता है कि आप परेशान हैं, आपको कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ साल पहले आपने उस पर काम करना बंद कर दिया था, आपने ग्रोथ बंद कर दी थी, आपने सीखना बंद कर दिया था। आप सीखना बंद कर देंगे, दैट मींस आपका डाउनफॉल तो अब निश्चित है। तो डाउनफॉल होने से रोकें। आपकी जिंदगी है, आपके हाथ में है, इसको ऊपर उठाएं बच्चों। आर यू गेटिंग इट? और इसका एक तरीका है कि आप बहुत मेहनत करें, लगातार मेहनत करें। और बच्चों प्लीज आप छोटे मोटे सोच से, आपकी छोटी मोटी सोच जो है उससे दूर रहे आप लोग, है ना। कोई छोटा काम ना करें बच्चों, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? सो आई होप के मोल कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट और क्यों ये पहला चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सीरियसली इन फिजिकल केमिस्ट्री, ये आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए तो अब हम शुरू करते हैं
मोल कॉन्सेप्ट। तो जनाब देखो ऐसा है कि एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं और सवाल यह है, और सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल है कि भाई एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने लिया है 6 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। चलिए दोस्तों आप एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंटेनर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, विच गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन दिस कंटेनर? सो यू कैन हैव योर आंसर। आई होप यू हैव योर आंसर नाउ। तो अगर आपका आंसर है 64 ग्राम ऑफ O2, वो भी ठीक है और शायद गलत भी है, और अगर आपका आंसर है 6 ग्राम ऑफ H2, वो भी सही है और शायद गलत भी है। ये डिपेंड करता है कि ये सवाल आपसे कौन पूछ रहा है। ध्यान रखिए, अगर आपके फिजिक्स के टीचर ने आपसे सवाल पूछा है तो करेक्ट आंसर रहेगा 64 ग्राम ऑफ O2। एंड द रीजन, फिजिक्स के अंदर भैया एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है मास या कहिए वेट। हाँ कि ना भाई? क्यों ना हो भैया, फिजिक्स के जो जन्मदाता है, गॉडफादर इज न्यूटन, है ना? जिस फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, क्लासिकल फिजिक्स, उसके जन्मदाता गॉडफादर है न्यूटन, और इन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार किया। उसकी वजह से ये सारे लोग मास 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 चिल्लाते रहते हैं। चिल्लाना चाहिए भी भाई, लेकिन अगर आपसे सवाल आपके केमिस्ट्री टीचर ने किया है या फिर किसी केमिस्ट ने किया है तो फिर यह आंसर 64 ग्राम ऑफ O2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज एक्चुअली नंबर। लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले, जब साइंस केवल एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, अब इसमें बायो भी हो रही है, फिजिक्स भी हो रही है, केमिस्ट्री भी हो रही है, सब कुछ इसी के अंदर ही पढ़ाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस की ग्रोथ होती गई तो लोगों को लगा कि इट्स टाइम टू डिवाइड साइंस इनटू 2 स्ट्रीम्स। एक स्ट्रीम जो कि वेट पे फोकस करेगी, मास पे फोकस करेगी, वो फिजिक्स कहलाई जाएगी, और एक साइंस की ब्रांच जो कि नंबर पे फोकस करेगी, उसे हम केमिस्ट्री कहेंगे हम लोग, है ना? तो केमिस्ट्री actually took birth on the basis of the fact that they were supposed to focus more on numbers. So number is the most important entity in chemistry. और देखिए जनाब, देखिए कौन सा नंबर, जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूं उस नंबर का नाम है बच्चों मोल। और आप सब लोग 9th-10th की इंफॉर्मेशन के हिसाब से जानते होंगे कि अगर मैं कहूं कि भाई व्हाट इज 1 मोल, तो 1 मोल इज नथिंग बट अवोगैड्रोज नंबर which is what 6 into 10 to power of 23 particles. Is that clear? Any entity. So this is what number। और हो भी क्यों नहीं भाई, पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? एंटायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द पीरियोडिक टेबल इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट? नंबर। व्हिच नंबर? एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस। तो केमिस्ट्री के अंदर सारा का सारा गेम ही नंबर का है, कुछ और बात ज्यादा करते नहीं लोग नंबर के अलावा, ठीक है? तो अब जब नंबर समझ लिया हमने कि भाई नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, तो लेट्स डू दैट नंबर पार्ट। एज फार एज हाइड्रोजन गैस इज कंसर्न्ड, इफ आई गो विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, it will be weight of hydrogen upon molecular weight of hydrogen, and it will be 6 upon 2. 2 is the molecular weight of hydrogen, that will be equal to actually 3. Yes or no? चलो अच्छा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 will be again same, weight upon molecular weight. Weight of O2 given is what? 64 gram, and molecular weight of O2 is 32. अगर ये आपको नहीं पता है तो आप धीमे धीमे सब चीजें जान जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना? I'll be giving you as much information as possible, okay? And this will be 2. And number of moles of N2. चलो भाई, who will tell me the number of moles of N2? It will be again the same thing, weight upon molecular weight. This time weight is given as 28 gram upon the molecular weight of N2, which is how much? 28 itself again will be what? 1. So अगर हम बात करें कि which gas is present in maximum amount in terms of chemistry will depend on what? Number. And number here is what? Number of moles. So number of moles is maximum of hydrogen. So hydrogen gas is present in the maximum amount in terms of chemistry. Yes or no? जो गैस फिजिक्स की दुनिया में सबसे कम थी वो केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे ज्यादा है, हाँ कि ना? तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स को क्यों डिफरेंशिएट किया गया, कि जिस चीज का महत्व यहां है उस चीज का इंपॉर्टेंस यहां पर बिल्कुल भी नहीं है।
यस और नो? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आराम से आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स सी दैट वन थिंग. Students, if I ask you one question, that what is the most important role of physical chemistry? Though there are multiple roles of physical chemistry, but still, if I ask you which is the most important role of physical chemistry, what you will say? What you will say? So let me tell you. Actually, in physical chemistry, there are two types of world. If you have done atomic structure, you will come to know that there is a world called microscopic world. And this world is the world of what? Electrons, protons, neutrons, atoms and molecules, alpha particle, beta particles, all that which is invisible, which we can't see. And there is a second world called macro world. This world is actually our world in which we live. This is our world in which we can see the things, we can touch things, we can measure things. Anything we want to do, we can do that stuff. And these two worlds are like, say, bit weird world. This micro world does not follow any rule which is followed in our world. Our macro world, the big world. Macro means big, micro means small world. Yes or no? For example, if I throw a stone out here, a particle out here, it will follow a straight path as such, or will follow a trajectory. But if I throw any microscopic particle, maybe electron, maybe proton, whatever, it won't follow this path. It won't follow the trajectory as such. Rather than that, they will be moving in the wave-like form. Or in the case of the trajectory, it may be something like this. This world does not follow the rules of macroscopic world. It has got its own rules. And our problem is that the reactions occur in the microscopic world. When atoms, molecules react, when the exchange of electron occurs, that is called chemical reaction. So reactions are actually occurring in microscopic world between atoms and molecules. Atoms and molecules belong to microscopic world. But we human beings, we chemists, we want to see the result in our laboratory, which is our world, macroscopic world. Yes or no? And when we want to see that stuff, we want to make sure that when the data is being transferred from here to here, the data is not corrupted, it's not stolen, and it is not encrypted. Okay, so that is the job of physical chemistry, which physical chemistry does with panache. अब देखो आप लोग, so physical chemistry will do what? It will provide you a switch, a beautiful switch, a wonderful switch, which will connect macroscopic world, and microscopic world. This world is the world of electron, protons, atoms, molecules, etc., alpha particles, है ना? And this is the world of ours, and this contains some laboratory. So this switch, if you switch it on, this switch is actually called mole. If you switch on this button, you will enter the macroscopic world, and if you switch off, you will enter the microscopic world. You remember that movie? आपने मूवी याद है आपको अवेंजर्स की, या फिर एंटमैन की जो सीरीज है, जिसमें एंटमैन जो है वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चला जाता है, क्वांटम रियल के अंदर चला जाता है वो. तो वो करता क्या है? वो एक बटन पुश करता है, एंड ही गोज इनटू द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. नाउ एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट वी कांट सी एनी ऑफ दीज पार्टिकल्स. And the problem is that I want to perform the experiments in my laboratory. But these experiments, which are nothing but the reactions, these reactions actually occur between atoms and molecules through the transfer of electrons. Yes or no? And I can't see them. So I want an agent like Ant-Man, which can go into the microscopic world, can see the transfer of electrons between atoms and molecules, and bring that information right into my macroscopic world by switching on this switch, which is called mole. So in this movie, we will give Ant-Man a switch called mole. अगर वो इसको अच्छे से यूज करेगा, दबाएगा, ऑन करेगा, वो यहां जाएगा. यहां पर जो रिएक्शंस हो रहे हैं कि भाई A प्लस B, यहां पे देखा किसने, A ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसको, B को, और वो बन गया B नेगेटिव. ये इसने यहां पर कैप्चर कर लिया है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस एंटमैन विल कम इन माय वर्ल्ड बाय यूजिंग द सेम स्विच, और यहां पर आके हमें बताएगा कि भाई क्या हुआ था.
अब वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यही स्टोरी है आगे की। तो हम अपनी एवेंजर्स मूवी, अपना एंटमैन शुरू करें। चलो शुरू करते हैं भाई, आइए। तो उससे पहले एक और चीज देख लो बच्चों, उससे पहले एक और चीज देख लो। मैंने आपको बताया अभी कि भाई जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है ना, और जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, ये बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है। हालांकि बच्चों हम सब के सब किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। हम बने तो इनसे हैं, पर हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया वो रूल्स फॉलो नहीं करती जो रूल्स ये दुनिया फॉलो करती है। आर यू गेटिंग इट? और हम इस दुनिया को बहुत अच्छे से समझ भी नहीं सकते। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो वहां पर आपने पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स की लिमिट है, वो जितना चाहे जानने की कोशिश कर लें कि व्हाट हैपेंस इन द माइक्रो वर्ल्ड, वो चाहकर भी जान नहीं पाएंगे, बिकॉज दे विल कम अक्रॉस एन अनसर्टेनिटी। और उस अनसर्टेनिटी की वैल्यू हाइजेनबर्ग ने दी थी, डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इज मोर देन H अपॉन 4 पाई। इतना तो अनसर्टेनिटी रहेगी, चाहे जो कर लो। अब इसको तो भगवान भी दूर नहीं कर सकते। यस और नो? सो एक्चुअली यूनिवर्स या नेचर खुद चाहता है कि वो मिस्टीरियस बना रहे। जितना आप उसके अंदर जानने की कोशिश करोगे, ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड अपने आप को और अनजान और मिस्टीरियस बना लेगा। खैर, वो अब हम वहां नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। तो हम ये स्विच दे रहे थे किसको? एंटमैन को, है ना। तो एंटमैन आपको कुछ बताने वाला है। क्या बताने वाला है? देखो, ये है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप यहां पर अगर एक पोटैटो को काटो, एक आलू को काटो, तो आपको क्या मिलेगा हमारे वर्ल्ड में? भाई आपको सर 2 आलू मिल जाएंगे अपने को, 2 आधे आलू, पर 2 आलू ही मिलेंगे, 2 टमाटर थोड़ी मिल जाएंगे अपने को। We won't get 2 tomatoes on cutting a potato. You will get only what? 2 potatoes. Yes or no? But potato, potato, potato. But in the world of this micro world, if you will cut a potato, you will get actually 2 tomatoes. You will get 2 tomatoes. सर क्या मजाक कर रहे हो सर? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? पीपा के आए हो क्या आप यहाँ पर? नहीं, मैं पीपा के नहीं आया हूं, बिल्कुल होश में हूं, है ना। और मैं आपको भी कुछ समझाने वाला हूं। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं आपसे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आपने कुछ सल्फर लिया है। कितना लिया भाई आपने लिया है 32 ग्राम सल्फर। और मैं आपसे कहूं कि भाई इसके 2 टुकड़े कर दो, कट इट इनटू 2 हाफ्स, सो व्हाट यू विल गेट? यू विल स्टिल गेट व्हाट? सल्फर। Yes or no? You will get sulfur, but this time what? 16 gram sulfur and 16 gram sulfur. If I go and enter the microscopic world, what I will get here? Now see that if I take sulfur, and here it is the world of what? Atoms and molecules. So I take 1 atom of sulfur. Now sulfur, any atom is known by what? Any atom is known by its nucleus. The nucleus is the fingerprint. Yes or no? अगर आपका न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा तो एटम चेंज हो जाएगा। और न्यूक्लियस में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगेन क्या हो रहा है वहां पर? नंबर आ रहा है, बार बार नंबर आएगा। किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली वेयर इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, बट नॉट हियर, नॉट इन माई सब्जेक्ट। गेटिंग इट? यहां तो नंबर से काम चलने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो, सल्फर का जो आईडी है, जो उसका आधार कार्ड है, उसका आधार नंबर है, वो कहां है? उसके न्यूक्लियस में। और इसका न्यूक्लियस कैसे दिखता है? इसका न्यूक्लियस है 16 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स। सर ये मुझे नहीं मालूम, डोंट वरी, ये सब धीमे धीमे आपको मालूम पड़ जाएगा। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा। हैव पेशेंस, हैव लॉट ऑफ पेशेंस। ऐसा थोड़ी ना है कि इस लेक्चर के बाद और लेक्चर नहीं होंगे, या 2-3 लेक्चर के अंदर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। आप धीमे धीमे सीखेंगे बच्चों। सो आराम से, ठंडे दिमाग से काम करें, ठीक है। अब ये रहा हमारा सल्फर। अगर मैं इसको आधा काटूं तो क्या होगा? I'll get what? 8 protons and 8 neutrons, 8 protons and 8 neutrons. और अगर इसमें 8 protons है तो ये क्या है? This is oxygen atom. This is oxygen atom. This is also oxygen atom. Yes or no? तो मैंने क्या कहा था? आपने एक पोटैटो काटा है तो आपको 2 टमाटो मिलने वाले हैं। आपने एक सल्फर काटा है, आपको 2 ऑक्सीजन के एटम मिलने वाले हैं। 2 आधे सल्फर के एटम नहीं मिलेंगे। एक सिंपल फैक्ट ऑफ कटिंग विच इज सो यूजफुल इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इन आवर वर्ल्ड।
ये यहां अलाउड ही नहीं है. यू सिंपली कैन नॉट डू कटिंग. कटिंग इज नॉट अलाउड इन द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. Yes or no? Because this will entail nuclear reaction. This will entail nuclear reaction. देखो ये भी डर गया यार, ये भी नीचे भाग गया. कैसे कैसी बातें कर रहे हो सर, न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे हो आप तो. See, so if I ask you one thing, कि what is the difference between chemical reaction and nuclear reaction? See, in chemical reaction, the transfer of electrons occur. Transfer of electron will occur in the form of maybe directly electron, maybe in the form of H plus, maybe in the form of OH negative, है ना. But what is happening? The transfer of charge is occurring in the form of electron. Are you getting it? Maybe excess of electron or maybe deficiency of electron, but transfer of electron occurs. While in the nuclear chemistry, or we are saying that, or the nuclear reaction, nucleus will be involved, and if nucleus is being involved, it contains so much of energy, huge amount of energy, which cannot be contained at least in our school laboratories. Yes or no? So that's why we are not interested in the nuclear reaction. Are you interested? तुम्हें इंटरेस्ट है क्या? तुम्हें एक और हिरोशिमा नागासाकी बनाने का शौक है, तुम बनाओ यार. मुझे कोई शौक नहीं है. आई एम ए फिजिकल केमिस्ट्री टीचर. आई एम हैप्पी विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इन रिएक्शन पे, केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर रिएक्शंस. So we are content with what? Transfer of electrons. तो आप जो है केमिकल रिएक्शन के अंदर आप न्यूक्लियस को नहीं छू सकते, बस आप इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कर सकते हैं. ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये आपके शरीर में या फिर कहीं किसी एटम के शरीर पर कुछ वस्त्र की तरह से हैं, और न्यूक्लियस क्या है? उसकी आत्मा है, उसकी सोल है. ये एटम जो है ये वस्त्र बदल सकता है पर आत्मा नहीं बदलेगा. यस और नो? ठीक है, तो दैट इज इट. अब हम ये मोल क्यों पढ़ रहे हैं इसको भी आप समझो बच्चों बात को. अगर मैं आपसे कहूं यार आप लेके एक मुझे सोडियम का एटम लेके दो, आप मेरे एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप मेरे अर्जुन हो, और मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं कि चलो भाई आई नीड अ एटम ऑफ सोडियम, तो क्या आप मुझे एक सोडियम का एटम लाके दोगे? कि सर कैसी कैसी बहकी बातें कर रहे हो आज सर, कुछ तो गड़बड़ है सर आपके साथ में. सोडियम का एटम दिखता है नहीं, महसूस होता नहीं, कहां से लाएंगे आपके लिए? बिल्कुल बात सही कह रहे हैं. तो जब भी कभी हम अपने लेबोरेटरी में बात करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो हमें एटलीस्ट एक मिनिमम कुछ चीज चाहिए ना जो हम महसूस कर सकें, जिसे हम देख सकें, जिसे हम वे कर सकें. एक सोडियम का एटम तो हम वे भी करना चाहेंगे तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे, दिखता तो है नहीं, इट इज नेग्लिजिबल. ये ठीक वैसे ही है कि भाई आपने साल भर जो है खूब मस्ती करी है, आपने खूब पबजी खेला है, आपने खूब मूवीज देखी है, खूब सारे वीडियो गेम्स खेले, आपने खूब सारा फ्री फायर खेला है, और जब रिजल्ट आया नीट का तो आप गए मम्मी के पास और बोले मम्मी से, मम्मी आप प्राउड हो जाओगे अपने बेटे के लिए. मैंने कैसे? कि मैंने ऑल इंडिया टॉप किया है, मैंने नीट में मेरी रैंक नंबर 1 आई है. अच्छा, मम्मी से पंगा है तो मम्मी जाती है किचन में, वो लड्डू का भरा एक पैकेट लेकर आती है, बूंदी के लड्डू है वो, और वो एक लड्डू निकालती है और आप बड़े खुश हैं कि यार देखो मम्मी को जो है कितना आसान है, मतलब कितनी भोली है मम्मी यार, कितना आसानी से हम इनको बेवकूफ बना सकते हैं. बट नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ मॉम. मॉम बहुत खतरनाक चीज होती है, उनको इतने हल्के मत लेना. अब मॉम गई, वो लड्डू लेकर आई पैकेट, तो उसमें से एक लड्डू निकाला बूंदी का, उसमें से एक बूंदी निकाली, लड्डू रखा उस डब्बे वापस, इस बूंदी के उन्होंने 10 टुकड़े किए, और अब जो बच्चा तो दिख भी नहीं रहा है बेसिकली, वो कहा लो बच्चे अपना मुंह मीठा कर लो. तो आप क्या कहोगे? मां मजाक कर रही हो क्या? तो मां क्या बोलेगी? किसने शुरू किया भाई, है ना? तो मां से पंगा नहीं. तो भाई पॉइंट ये है कि अगर आप लड्डू खाओगे तो आप मां से ये कहोगे ना, मां थोड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लड्डू दो ना यार, थोड़ा जाके जीभ पे टेस्ट तो हो. ये तो टेस्ट भी नहीं होगा, पता नहीं चलेगा मैंने खाया कि नहीं खाया है ना? तो ठीक ऐसे ही जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं कि हमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ केमिकल चाहिए, तो जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ केमिकल होता है ना बच्चों, उसे हम कहते हैं मोल, है ना? उसे हम कहते हैं मोल. ठीक है, अब आप समझो इस चीज को. देखो मैं आपको भी समझा भी रहा था बेसिकली कि किसी भी एलिमेंट की आईडी उसका न्यूक्लियस होती है, उसका आधार कार्ड, उसका फिंगरप्रिंट है, और उससे वो कोई नहीं छीन सकता जब तक वो उसके पास है, वो एलिमेंट की आईडी इंटैक्ट है. से फॉर एग्जांपल बच्चों, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं, एक वस्त्र और पहना दूं, या फिर एक और या फिर इससे एक वस्त्र में ले लूं, एक और ले लूं, बच्चों चाहे जो कर लो, आप कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दो या कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ये रहेगा तो ऑक्सीजन एटम ही, ये थोड़ी बदल जाएगा,
है ना, कि आपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दिए तो ये नाइट्रोजन बन जाएगा या फ्लोरीन बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये रहेगा तो ऑक्सीजन ही। जब तक कि आपने इसका न्यूक्लियस नहीं छू दिया है, इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सुनो, जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई। तो भैया इसका न्यूक्लियस जब तक इंटैक्ट है, ये ऑक्सीजन ही रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन्स दे डोंट डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। यस और नो? ठीक है, चलो भाई, तो हम इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर किसी एटम ने या किसी मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया है या प्राप्त कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आईडी उसकी इंटैक्ट रहने वाली है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब आई होप देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों प्लीज आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार बरसाते रहिए। वी नीड इट एंड वी नीड टन्स ऑफ इट, बहुत सारा चाहिए बच्चों, है ना। सो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग एंड प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग दैट व्हाट is your take on these videos and your feedback is very very important for us, है ना। तो हम लोग आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए एंड कीप ऑन टेलिंग अस व्हाट वी शुड बी डूइंग, कीप ऑन शेयरिंग एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी उतना अच्छा है सबके लिए। ठीक है, आइए कम ऑन। तो एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बात बताइए बच्चों कि अगर मैं कहूं कि एक प्रोटॉन का वेट कितना होगा, तो आप कहेंगे साहब ऑलमोस्ट एक न्यूट्रॉन के बराबर होगा। इतना हम पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस के अंदर। मैंने कहा ठीक है, तो आप एक बात बताइए ये वेट कितना होता है, कि सर अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। कोई दिक्कत, कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं साहब। तो बच्चों एक बात बताओ, इसको हम लोग कहते क्या है, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट बेसिकली, वी कॉल इट एक्चुअली 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। It is the actually mass of 1 proton or 1 neutron। सर ये कैसी बातें कर रहे हो? हमको तो हमारी जूनियर क्लासेस में कुछ और ही पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था सर? हम बताते हैं आपको, आप लिखो भाई। हमें पढ़ाया गया था कि 1 AMU is actually equal to weight of 1 atom of what? Carbon 12 isotope, carbon 12 isotope divided by 12। तो मैं भी तो यही कर रहा हूं। आपने ये डेफिनेशन याद करके भी कौन से ही सवाल सॉल्व कर लिए थे, क्या ही उखाड़ लिया था आपने भाई, है ना। तो अब देखो आप क्या बोलते हैं उसको, सरफेस की बातों पे मत जाओ, सुपरफिशियल बातों पे मत जाओ आप, है ना। आप अंदर जाओ, गहराई में जाओ भाई। अमृत तो अंदर मिलेगा, गहराई के अंदर मंथन करने पे निकलेगा। तो मंथन करते हैं, आइए आज अमृत पिएंगे हम लोग, सब लोग भाई। केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के अंदर भैया सॉल्यूशंस तो भरमार हैं। आज अमृत पी लेते हैं हम लोग, आइए। तो देखो मैंने क्या कह रहा हूं कि जो मैं आपसे कह रहा था वो यही चीज है बच्चों। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि दिस 1 AMU आई एम टॉकिंग अबाउट, according to you people, what is that? Carbon 12. Carbon 12 means what? It contains 6 protons and 6 neutrons. So can I say, acha, weight of one atom, weight of any atom lies where? It lies in the nucleus, because the weight of electrons is comparatively negligible as compared to weight of neutrons and protons। भाई आप पढ़ चुके होंगे ना कि weight of a proton is equal to 1836 times the mass of or the weight of the electron। yes or no भाई? yes or no? है ना। तो this weight is almost negligible। तो while counting the weight of an atom we usually neglect the weight of electrons, they're very very light। ये ठीक वैसे ही है कि यार एक ट्रक है और ट्रक का वेट है मान लो कि 1000 किलो, और आपने उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दिया और कहा कि सर इसका वेट देख लो अब जरा, इस 1000 किलो के आगे छोटे से पत्थर का वेट विल बी नेग्लिजिबल। ठीक वैसे ही ये सारा का सारा ट्रक जो है होता है न्यूक्लियस, और इसमें आपने एक छोटा सा पत्थर डाला है, कंकड़ डाला है भैया, वो इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, उसे हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। बहुत छोटा, बहुत हल्का होता है। Okay, so 1 carbon 12 contains 6 protons and 6 neutrons. So this will be what? Weight of 6 protons plus 6 neutrons divided by what? 12. And अभी मैंने आपको बताया, I've just told you that weight of 1 proton is equal to weight of 1 neutron. So can I say 6 proton, and this also has 6 proton? 6p plus 6p. By 6 neutron weight is equal to 6 proton weight upon 12. What is that? That is 12 proton upon 12 equal to what? Weight of 1 proton. Similarly, I can say 6 neutron, 6p equal to 6 neutron in terms of weight, and again 6 neutrons upon 12 equal to what? 12 neutron upon 12. Yes or no?
गुड, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन। तो मैं आपसे यही बात तो कह रहा था कि 1 AMU इज नथिंग बट वेट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। तो ये जो आपने अच्छे से सजा के जो डेफिनेशन याद करी थी, घोट ली थी, याद कर ली थी, रट ली थी, उसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां से हम सवाल कर सकते हैं बच्चों, है ना? तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। उससे पहले एक और चीज बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं डू यू पीपल नो द टेबल ऑफ 817, तो आप क्या कहोगे? सर हमको पक्का यकीन है सर, आपको कुछ तो हुआ है आज, तो समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद यू, है ना? कुछ तो हुआ है, घर में लड़ाई हुई सर आपकी, तो है ना, आपका है दिमाग खराब, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? सर हमको 2 की टेबल ढंग से आती नहीं है, 817 की कैसे आएगी? नहीं, मैं वो टेबल नहीं पूछ रहा हूं आपसे, पर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आएगा बच्चों? दिस विल बी 1। मैंने कहा फिर अब बताओ, अगर मैं कहूं 2138, क्या आपको 2138 की टेबल आती है? सर देखो हम चले जाएंगे छोड़ के आपके चैनल को, भाड़ में गया आपका प्यार, भाड़ में गई आपकी केमिस्ट्री, हमें नहीं चाहिए। अगर आप ऐसी बेइज्जती करोगे हमारी तो बुला बुला कर, नहीं मैं वो भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार बैठो बैठो आराम से बैठो, चिल आउट। मैं कह रहा हूं कि अगर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? 1। ये सर क्या कर रहे हो, नंबर ले रहे हो, उसका रेसिप्रोकल ले रहे हो, फिर कह रहे हो 1? क्या तरीका है, क्या मजाक है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा भाई? मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -24 इंटू इट्स रेसिप्रोकल 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -24 विल बी इक्वल टू व्हाट? 1। नाउ बच्चों अगर मैं यहां पे ग्राम लिख दूं, अगर मैं आपसे ग्राम लिख दूं तो 1.6 10 टू पावर -24 तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल, बट ये ग्राम बच जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 ग्राम। Yes or no बच्चों? And what is this? Just now I have told you. What is this? 1.6 into 10 to power -24 gram is nothing but 1 AMU. It is nothing but 1 AMU. अरे किधर चले गए हम लोग? 1 AMU. तो can I say this thing is nothing but 1 AMU? And बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको 1/1.6 into 10 to power -24, you will get this as 6 into 10 to power of 23. And this thing is this one. So this into this is what? 1 gram. So 1 AMU into 6 into 10 to the power of 23 will also be equal to what? 1 gram. I have just simplified that. And if I ask you 1 AMU, can I write down this as Avogadro's number? Yes or no? Should be equal to what? 1 gram. तो भैया आप ये समझ लो कि why Avogadro number is not your girlfriend's number, is not your boyfriend's number, but it is this huge number. And the purpose is that on multiplying your Avogadro number with AMU will give you 1 gram. Will give you 1 gram. Now, what is the importance of this thing? What is the importance of this thing? आप समझो इस बात को बच्चों। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो कहां होते हैं? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर होते हैं, पर हमें परफॉर्म कहां करने होते हैं? लेबोरेटरी में। कौन सी वर्ल्ड में? मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। और जब हम एंटमैन को वहां भेजें कि भाई तुम देख लिया वो हो क्या रहा है वहां पर, और जब वो आके रिपोर्ट करे तो ऐसा ना हो जाए कि उसकी रिपोर्ट डिस्टॉर्ट हो जाए, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाए, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसका ख्याल कौन रखता है? मैंने क्या बताया था आपको? मोल। और मोल इज व्हाट? अ नंबर। कौन सा नंबर? अवोगाड्रो नंबर। एंड नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यस और नो? तो चलिए आइए एक एक करके परतें खोलते हैं इस चीज की, इस राज को खोलते हैं। तो देखो बच्चों को बताओ, इफ आई आस्क यू द सोडियम एटम, तो व्हाट इज द वेट ऑफ सोडियम एटम? 23 AMU. Yes or no? What is 23? It is the mass number of sodium, which means what? It contains total number of protons and neutrons equal to 23. है ना? And the mass of an atom is nothing but its mass number expressed in AMU. Yes or no beta? So weight of one sodium atom will be 23 AMU. Yes or no? Weight of atoms and molecules is measured in AMU, atomic mass unit, है ना? A unit for the measurement of mass of atoms or anything at atomic scale. Is that clear or not? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अगर इसके अंदर के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेंज कर दूं तो ये नंबर चेंज हो जाएगा बच्चे, है ना? इसमें अगर मैं एक प्रोटॉन बढ़ा दूं तो दिस विल बिकम 24, बट दिस विल आल्सो बिकम व्हाट? मैग्नीशियम, बिकॉज दिस नंबर इज द आधार नंबर, द फिंगरप्रिंट ऑफ सोडियम। अगर आप इस नंबर को चेंज करोगे ये अब सोडियम नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम बन जाएगा। हाँ कि ना? आर यू गेटिंग नॉट?
भाई अगर एक बात बताइए कि अगर आप ऑक्सीजन को जानते हैं, ऑक्सीजन के अंदर वी हैव गॉट 8 प्रोटॉन्स, अगर आप इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दोगे यू विल हैव 7 प्रोटॉन, इन दैट केस इमीडिएटली इट विल बिकम व्हाट, नाइट्रोजन। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये किसी भी एलिमेंट का फिंगरप्रिंट होता है ना। तो ये जो नंबर है ये आधार नंबर है, दिस आधार नंबर, दिस मास नंबर शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज। अगर ये चेंज हो गया तो फिर एलिमेंट चेंज हो जाएगा और हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हो क्या रहा था, रिएक्शन किसके बीच में हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर जब एंटमैन हमारा स्विच दबाएगा, किसका, मोल का, मोल मतलब अवोगैड्रो नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, AMU into Na is equal to 1 gram. Remember this thing or not? AMU into Na is equal to what, 1 gram. And coming over here, AMU into Na will be equal to what, gram. And how much number, 23. Yes or no beta? So remember that Avogadro number was actually invented to make sure that whenever our agent, our Ant-Man goes in the micro world and sees a number 23, sees a number 23, and when he comes back in the macro world, and this is your micro world of electrons, protons and atoms. So this ID should not change, this number should not change, this number 23 should be intact out here. Yes or no? So what is the meaning of this thing? It means that if I take one sodium atom of 23 AMU and collect Avogadro number of those particles of sodium atom, that is 6 into 10 to the power of 23 atoms of sodium, I'll get 23 gram. Yes or no? This ID should remain same. That's why Avogadro's number was invented, and that's why the value of Avogadro number is 6 into 10 to the power of 23, and the reason is that it is nothing but reciprocal of 1 AMU. So when you are coming from here to here by switching on that switch, which is called a number, what is that? Mole. Mole means what? Avogadro number. This will cancel up and you will get 23. The number remains intact. The number should not change. The ID of the element should not change. So that is the entire purpose of Avogadro's number or the mole. Let's check few more things. Chalo batao, if I say we have got hydrogen atom, what is hydrogen atom? Contains one proton only and its weight will be 1 AMU. In the micro world, the weight of one H atom is what? 1 AMU. And if I want to go in the macro world, what I should do? I should multiply this by Avogadro number, my switch. And the moment I do this and this becomes gram and this will remain 1 gram. So when I bring this number into macro world, I get the number intact. Number should not change. It's Aadhaar card of a given element. Similarly, if I have got say carbon 12, which has the weight of 12 AMU. What is the weight of the atom? Total number of atoms and protons expressed in terms of AMU. Into switch dabaiye, switch on, and it will become 12 gram. Yes or no? The ID remains same. Come on. Like say oxygen 16 will have a weight of 16 AMU. One atom of oxygen has a weight of 16 AMU into Na, and you will enter macro world. This will become 16 gram. Yes or no? Chalo, tell me one thing very quickly. Like, what is the smallest weight of sodium you can give me? Smallest weight or mass of sodium possible. First option 23 gram, second 23 AMU, third 1 AMU, fourth 1 gram. Bolo bhai. Smallest possible mass of sodium will be at least 1 sodium atom. Yes or no? 1 sodium atom. Because I told you there is nothing like half sodium atom. The cutting is not allowed in the microscopic world. Yes or no? This is allowed only in the macroscopic world. ये allowed नहीं है ना? It will entail what? Hiroshima Nagasaki, एक nuclear war हो जाएगा बिना बात के जबरदस्ती, है ना? चलो आ जाओ. So this though is not possible, है ना? Minimum possible weight will be 1 sodium atom, and that is what? 23 AMU. इससे कम आप मुझे सोडियम एटम दे ही नहीं पाओगे बेटा. अगर आपने इससे कम दिया कि नो सर, आई वांट टू गिव यू 1 AMU ऑफ सोडियम, यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ. पागल बना रहे हो आप मुझे, है ना? टोपी पहना रहे हो मेरे को, ऐसे थोड़ी होता है. इफ यू आर गिविंग मी 1 AMU, इट मींस 100% यू आर गिविंग मी 1 हाइड्रोजन एटम.
No, no, sir. Okay, sir. If you don't agree, don't worry at all. But I want to give you 4 AMU of sodium atom. I'll say again, अरे भैया मामू टोपी नहीं पहनाने का मेरे को. ये क्या है? अगर आपने मुझे 4 AMU दिया है तो आपने मुझे हीलियम एटम दे दिया है आपने. Yes or no? Cutting is not allowed. The minimum possible weight of sodium is 1 sodium atom and that will be 23 AMU. हाँ कि ना भाई 23 ग्राम को तो मैं आधा कर सकता हूं ना 11.5 ग्राम. इसको भी आधा कर लूंगा बच्चे में कुछ 5.75 ग्राम. हाँ कि ना. चलो बताओ मिनिमम वेट मिनिमम मास पॉसिबल ऑफ से बताओ ऑक्सीजन एटम विल बी व्हाट 16 AMU. Yes or no beta? Minimum mass of say H2S. By H2 is like say 2 and sulfur is what 32. Total becomes what 34. There will be 34 AMU. Yes or no? Similarly, by at least you will give me 1 molecule of H2S. Na beta? Minimum weight of water molecule or water possible will be at least 1 molecule and that will be 2 plus 16 equal to what? 18. So 18 AMU is the minimum possible weight of water. You can give it to me. Is that clear? Is that clear or not? Okay. Chalo, done. Okay. So this thing is clear. Now coming to like the last part of the lecture today. Like if I say that I have got H2 plus sulfur going to give you H2S. So can I say that one molecule of H2 will react with 1 atom of sulfur to give me 1 molecule of H2S. Is it correct or wrong? Or like what? This is actually correct. This is correct interpretation. It simply means that this thing is valid in which world? This is valid in the micro world. Micro world is the world of atoms and molecules. So 1 molecule of H2 reacts with 1 atom of sulfur to give you 1 molecule of H2S. Correct. But suppose that this means what? 1 molecule of H2 will be equal to what? 2 AMU plus what? 32 AMU to give you what? 34 AMU of H2S. Yes or no, bhai? 2 plus 32 will be equal to what? 34 AMU. So law of conservation of mass is also followed. But this thing is where? In the microscopic world. But now if I call my Ant-Man and use the switch of Avogadro number and multiply by Na, multiply by Avogadro number, what I'll do? I'll move from microscopic world to macroscopic world, our world of laboratory, and I'll get what? This is 2 AMU. 2 AMU into Na will be becoming 2 gram. 34 AMU into Na will become what? 32 gram, and this will become 34 gram. The only effect of multiplying by Na is what? The AMU becomes gram, and the number, the ID, the Aadhaar number remains same. And here also the law of conservation of mass is followed. 2 plus 32 equal to 34 gram. But now gram is the unit of measurement in the macro world, while AMU is the unit of measurement in the micro world. Both interpretations are same. 1 molecule, 1 atom, or 1 molecule. And over here, when I say 2 gram, this means what? 1 mole. This means again 1 mole, and this is also 1 mole. That means what? 1 mole of H2 will react with 1 mole of sulfur to give you 1 mole of H2S. Yes or no, beta? When you multiply 1 atom into Na, I'll get what? 1 mole. 1 molecule into Na will give me 1 mole, and 1 molecule into Na will again give me 1 mole. Is that clear? Yes or no? So the chemists have designed this thing very beautifully, that wherever you want to work, sir, I want to work in the micro world, go ahead and use AMU. Sir, I want to work in the macro world, go ahead, but work with the gram as the unit. Yes or no? Okay, is that clear to all of you? So if that is clear, now see, you got to just revise that stuff. In the next lecture, we will do
the understanding of atomic mass, gram atomic mass, molecular mass, gram molecular mass, actual mass of an atom, and other things. And we'll begin some numericals of mole concept also. So today I have explained you that what is the importance of mole and why this mole is required, and what is its role in connecting the microscopic world and macroscopic world, and what is the role of AMU and Avogadro's number. Is that clear? I hope you will have loved this chapter, this lecture specifically. So keep on watching and keep on doing the homework and keep on revising and do the practice of redox reaction which we have done earlier. Okay? Thank you guys. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye. That will be all for today. Bye-bye. Take care.